Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 21 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उस एमसीक्यू प्रैक्टिस से डायरेक्ट आपको हेल्प मिलेगी। करना क्या है, पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, लास्ट में यहाँ पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको ऑनेस्टी के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये सब कुछ अगर आप करते हो तो इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, यहाँ से अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप उसको आराम से हैंडल कर सकूँगा। ठीक है ना, आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे जाके फिर से लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और सबसे पहले आते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वो जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में। आपने कई बार पीएफ के बारे में सुना होगा। क्या है ये जनरल प्रोविडेंट फंड, इसको समझेंगे। पहले समझ लेते हैं आखिरकार खबर क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की साइट से यहाँ पे दोस्तों ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है ये अभी न्यूज़ में देखने को मिला है, जिस वजह से हम कवर कर रहे हैं। तो फाइनली एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। पता होना चाहिए जीपीएफ के बारे में। तो जीपीएफ एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है दोस्तों। ये जो अकाउंट है ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है। जो इंडिया के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पर ये प्रोविडेंट फंड का अकाउंट अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, इस फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि भाई एक सरकारी कर्मचारी कुछ समय तक काम करेगा, सपोज 60 साल तक काम करेगा, उसके बाद रिटायरमेंट होगा उसका। तो रिटायरमेंट के बाद में कुछ इनकम जो यहाँ पे उसने इस प्रोविडेंट फंड में जमा कर रखी होगी वो इनकम उसको रिटायरमेंट के बाद में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जैसे पेंशन्स वगैरह के अंदर में होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होगा ये कोई फ्री फंड का पैसा नहीं होगा दोस्तों। एक सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़िंदगी भर काम करेगा, या फिर कह सकते हो 60 साल तक जो काम करेगा, तो जो भी उसकी महीने की सैलरी होगी उस महीने की सैलरी में से कुछ अमाउंट काट कर इसी पीएफ के अंदर जमा किया जाएगा। जो भी यहाँ पर अमाउंट जमा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, तो ये अमाउंट ऑलरेडी बढ़ता चले जाएगा। तो एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में जब ये अमाउंट देखोगे तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। वही अमाउंट यहाँ पर दे दिया जाता है इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो वही हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड का किस्सा है। सवाल यह है कि इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, किस किस को उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो देखो, हर प्रकार का कोई भी टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है, जो कि यहाँ पर सर्विस दे रहा है, ठीक है, टेम्पररी वाला जो थोड़े समय के लिए सर्विस दे रहा है वो भी एलिजिबल है, या री एम्प्लॉयड पेंशनर्स हो गए, या कोई परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, वो भी एलिजिबल है, सॉरी। तो जो भी हमारे परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, ये सब एलिजिबल है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला पर्सन इसके अंदर एलिजिबल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर में प्राइवेट सेक्टर के पर्सन को कवर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन की। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो करना क्या होगा, यहाँ पे उस सरकारी कर्मचारी की महीने की जो सैलरी मिलेगी उसको उस सैलरी में से थोड़ा सा परसेंटेज काट के इस फंड में जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी मंथली सैलरी में से ज़्यादा पैसा कटवा दे, है ना। वो सोच, अगर उसका यहाँ पर ये पर्पज़ हो यार मैं रिटायरमेंट जब लूँगा मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो ज़्यादा कट करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या हो सकता है, वो जो पैसा इकट्ठा होगा दोस्तों उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहेगा, गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा, तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाएगा। लास्ट में यहाँ पर उस अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा
सवाल ये होगा कि सर यहाँ पे हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे इस फंड में जमा किया जा रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है, रिटायरमेंट पर निकाल सकता है। अगर उसको बीच में ज़रूरत पड़ गई तो उसकी सैलरी सपोज आई, उसने थोड़ा अमाउंट कटवा दिया, बीच में यहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, सैलरी से काम चल नहीं रहा है, तो क्या कर सकता है वो? तो वो एम्प्लॉय जो है उस फंड जो इकट्ठा कर रहा था वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। कैसे? जो भी उसकी सेविंग्स इकट्ठी होंगी फंड के अंदर दोस्तों, या तो रिटायरमेंट पर मिल जाएंगी, या वो सर्विस से अगर रिजाइन करता है तो वो उसको फंड मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी कोई केस नहीं हुआ है, अगर मान लो कोई और कारण है, फॉर एग्जाम्पल घर में शादी है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो उस समय पर भी इस फंड से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। साथ ही साथ में जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, अपना जो ये फंड इकट्ठा होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर में, इसके ऊपर लोन भी उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में या अपनी जॉब छोड़ रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर इस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जनरल प्रोविडेंट फंड स्कीम कौन चलाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यहाँ पर चलाता है। लेकिन जब बात करेगी डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट का नाम यह है। जब पूछा जाएगा मंत्रालय की कौन से मंत्रालय के अंडर में ये प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है, तो उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। ध्यान रखना, ये स्कीम कई सारे प्रकार के बेनिफिट्स सरकारी कर्मचारियों को देती है, जिसमें टैक्स सेविंग्स हो गया, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गया, गारंटीड कुछ रिटर्न्स हो गए, ये सारे फायदे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड का, जो कि मैंने आपको बेसिक तरीके से रफ वर्ड्स में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया जो कि एक बीमारी है, रिसेंटली यहाँ पर चर्चा में देखने को मिली है। क्यों चर्चा में देखने को मिली है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो बॉडी है, उन्होंने हाल ही में बोला है, जो गिनिया का हेल्थ मिनिस्ट्री है, गिनिया जो कि एक कंट्री है, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें डिप्थेरिया का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला। डिप्थेरिया की काफ़ी सारे केसेस गिनिया में नज़र आ रहे हैं, इस वजह से डिप्थेरिया चर्चा में आ चुका है। दोस्तों, डिप्थेरिया एक हाईली कॉन्टेगियस और इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हाईली कॉन्टेगियस का मतलब है बहुत आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी है। एक इन्फेक्शन यहाँ पर होता है जो लोगों में फैलता है, और इस इन्फेक्शन में कभी कभी जो यहाँ पर नाक है या गला है या हमारा विंड पाइप है वो सूज जाता है, सही से खाना तक नहीं खाया जाता, थ्रोट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पर डिप्थेरिया में ये प्रॉब्लम्स हमको नज़र आती हैं। अब बात है यहाँ पर इस डिप्थेरिया वाली जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ध्यान रखना है, एक बैक्टीरिया है इसके पीछे का रीज़न। उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है। ये क्या करता है? ये एक जहर को बना देता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, ये कह सकते हो खुद ही एक जहर है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये इन्फेक्शन जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। अब मान लो किसी इंसान को डिप्थेरिया है, वो नॉर्मल इंसान के सामने यहाँ पर खांस दे, छींक दे, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आ जाएं, तो ये बीमारी फैल सकती है नॉर्मल इंसान के अंदर भी। या फिर मान लो यहाँ पर कह सकते हो कहीं पर एक इंसान है जिसको यहाँ पर डिप्थेरिया हुआ है, उसके अल्सर्स हुए हुए हैं, उसके अल्सर्स को यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन छू ले तो उससे भी बीमार हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी को अगर यहाँ पर डिप्थेरिया हो जाता है तो उसके पीछे के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या नज़र आते हैं? दोस्तों, यहाँ पर डिप्थेरिया के जो साइन और सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे वो 2 से 5 दिन बाद नज़र आते हैं। मान लो किसी को डिप्थेरिया हो गया तो 2 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, यहाँ पर थ्रोट के अंदर में जो बलगम है ना ग्रे कलर का, वो जमने शुरू हो जाता है। ठीक है, थ्रोट में बहुत पेन होता है, जो हमारा यहाँ पर ये बोलने वाला ग्लैंड है, ठीक है, उसके अंदर में सूजन आने शुरू हो जाती है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, नाक में बहुत दर्द होता है, बुखार आ जाता है, ठंड लगने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। और अगर यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया वाला जहर है, ये टॉक्सिन हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर उतर जाए तो इससे यहाँ पे हार्ट, नर्व और किडनी भी डैमेज हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डिप्थेरिया की वजह से। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी स्किन को भी पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। जगह जगह पर गड्ढे हो सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर में जगह जगह पर गांठें हो सकती हैं, जिसके अंदर जो पस होता है वो भर जाता है। अब बात है इसकी ट्रीटमेंट की कि आखिरकार इसका उपाय क्या हो सकता है। तो 2 तरीके की ट्रीटमेंट आज के समय पर अवेलेबल है। एक है एंटीटॉक्सिन और दूसरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीटॉक्सिन की बात करते हैं तो दोस्तों इसको एंटी डिप्थेरिक सीरम के नाम से भी बोला जाता है। ये क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया का जहर है ना, इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। जो डॉक्टर्स है वो इस एंटीटॉक्सिन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं डिप्थेरिया जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। स्पेशली यहाँ पर वो डिप्थेरिया जो कि हमारे बॉडी के अंदर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है।
तो एंटीटॉक्सिन वाला जो यहाँ पर दवाई है दोस्तों, ये केवल उन्हीं बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है जो हमारी कोशिकाओं के साथ में ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। और एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक में आपको देखने को मिल जाएगा, एक है एराइथ्रोमाइसिन और दूसरा है पेनिसिलिन। तो ये दोनों यूज़ किए जा सकते हैं और इनका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को, यानी डिप्थीरिया जिससे फैल रहा है वो वाला बैक्टीरिया, उसको ख़त्म करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। इन एंटीबायोटिक्स के माध्यम से वो जो बैक्टीरिया है उसको फैलने से रोका जा सकता है। ये एंटीबायोटिक्स आराम से यहाँ पर ऐसा डिप्थीरिया जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है, आपके स्किन को डैमेज कर रहा है, उस डिप्थीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये दो प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे पास में आज के समय पर अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है यार 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप लोग पहुंचा सकते हो। डेली बेसिस पे मैं बोलता हूं और इतना सपोर्ट करना है आप सभी लोगों को। मैं कोशिश कर रहा हूं डेली बेसिस पे वीडियोज़ आते रहें बिना कोई यहाँ पर छुट्टी के, और वैसे हम इसको मेनटेन कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर। वैसे कल संडे है, संडे में वीडियो मैं लाता नहीं हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछने वाला था, ये पूछ रहा था कि जैसे हम संडे में यहाँ पर ऑफ रखते हैं तो संडे में हम लोग क्या करें, एक नया वीडियो मतलब संडे में भी इसको कंटिन्यू करें या संडे में ऑफ ही रहने दें? आप लोग अपने जो राय हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है OCCRP के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये बॉडी चर्चा में आ चुकी है। क्यों चर्चा में आई है? ऊपर खबर आप देख पा रहे होंगे। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, दैट इज सेबी, सेबी नाम की जो बॉडी है ये हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो दोस्तों सेबी ने हाल ही में इस OCCRP नाम की बॉडी से यहाँ पर बोला है कि भैया आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है ज़रा वो डॉक्यूमेंट्स हमको दो, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अडानी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, चेंजेस करे हैं, फ्रॉड किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस हमें दो। इस वजह से यहाँ पर ये जो बॉडी है वो चर्चा में आ चुकी है, क्योंकि इसी से यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो अब न्यूज़ हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपसे OCCRP के बारे में ज़रूर से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पहले तो हम एक बार और फुल फॉर्म पढ़ेंगे, जिससे बार बार पढ़ने से हमारे दिमाग में चीज़ें बैठने लगती हैं, रिवाइज होने लगती हैं चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, देखो हो सकता है यहाँ पर OCCRP की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए डायरेक्ट। नीचे ऑप्शन में 4 तरीके की यहाँ पर फुल फॉर्म दी जाएं, उनमें से एक सही हो ये वाली, बाकी कुछ के अंदर चेंजेस कर दिए हो, तो उसके लिए ये पता होना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ दोस्तों यहाँ पे OCCRP जो है एक नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। तहकीकात करने वाला, इन्वेस्टिगेशन करने वाला और बिना प्रॉफिट के काम करने वाली एक बॉडी है, ठीक है, जिसके दुनिया भर में लगभग 50 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स हैं। यानी इस बॉडी के जो मीडिया वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लगभग यहाँ पर दुनिया भर में 50 से ज़्यादा मतलब इस तरीके के आउटलेट्स जो कि काम कर रहे हैं। और लगभग कह सकते हो ये बॉडी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक साल के अंदर अंदर लगभग ये 100 से ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हैं इसको भी पब्लिश करते हैं। इस बॉडी को फाउंड किया गया था 2006 में, ताकि क्या किया जा सके, जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है, यानी प्लानिंग करने के बाद में क्राइम हो रहा है या करप्शन हो रहा है प्लानिंग करने के बाद में, उसको एक्सपोज करने के लिए, उसके बारे में जानकारी दुनिया में लाने के लिए ये बॉडी को यहाँ पर तैयार किया गया था। इस बॉडी का मेन मकसद यहाँ पर क्या है? एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क को तैयार करना। एक ग्लोबल नेटवर्क किसका? एक दुनिया में पूरा नेटवर्क बना देना सारे के सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जितने भी जर्नलिस्ट उनको दुनिया भर में फैला देना। तो इस बॉडी ने दुनिया भर में जर्नलिस्ट को फैला दिया और ये स्टोरीज जो भी देते हैं उन स्टोरीज को यहाँ पर ये पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। तो ये OCCRP का काम है। तो OCCRP क्राइम और करप्शन को तो एक्सपोज करता ही करता है, ठीक है। इसका मेन विजन क्या है? मेन विजन है अ वर्ल्ड वेयर लिव्स लाइवलीहुड डेमोक्रेसी आर नॉट थ्रेटेंड बाय द क्राइम एंड करप्शन। ये इसका विजन है कि भाई यहाँ पर एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, डेमोक्रेसी है, वो बिल्कुल भी किसी क्राइम की वजह से, किसी करप्शन की वजह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। नाउ अब यहीं पर दोस्तों एक और टर्म आता है OCCRP LF। ये बेसिकली इनका ही एक इन्वेस्टिगेटिव डेटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं वो रिसर्च कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया है आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, तो अलग अलग देशों के माध्यम से। तो ये यहाँ पर इनको एक फैसिलिटी मिल जाती है LF के माध्यम से। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर ये ना रिपोर्टर्स को ट्रेन भी करते हैं, जर्नलिज्म को एक एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ताकि ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको एक्सपोज किया जा सके। यहाँ पर इनका मेन पर्सपेक्टिव है। आई होप आपको यहाँ पर OCCRP के बारे में जो बेसिक डेटा है वो यहाँ पर समझ में आ चुका है। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पे।
अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रो एल्गाई के बारे में। एल्गाई क्या होती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं हरी कलर की काई। अब ये काई अलग अलग कलर की होती है, हरी भी होती है, रेड भी होती है। आपको पता होगा रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में रेड टाइड हमको देखने को मिला, लाल कलर की जो यहाँ पर एल्गल ब्लूम है वो नज़र आया समुद्र के कुछ हिस्सों में। खैर अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। हम अभी माइक्रो एल्गाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपको फोटो दोस्तों दिख रहा है ना, इस पे ये नीचे जो है इसके ये जो हरा कलर का एक चादर सी नज़र आ रही है, इसके नीचे पानी है। एक झील के ऊपर में ये पूरी तरह से काई जम चुकी है। तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया है, बाकी यहाँ पर इसका नुकसान क्या हो सकता है वो भी समझाया है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर एक स्टडी आई है, उस स्टडी ने हमको ये बताया कि जो माइक्रो एल्गाई है, ये माइक्रो एल्गाई पहले तो फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि दोस्तों इस काई को ना बहुत सारे अलग अलग जो एनिमल्स हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट हैं वो खाने का काम करते हैं, तो वो जीवित रहते हैं इसको खाने से। ठीक है, तो इतना तो फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर के अंदर में जो पोल्यूशन निकल कर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये माइक्रो एल्गाई, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे गर्मी को ये कंट्रोल कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है माइक्रो एल्गाई, जिसको लेकर एक नई स्टडी पब्लिश हुई है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि आखिरकार ये जो माइक्रो एल्गाई है वो है क्या। माइक्रो एल्गाई दोस्तों माइक्रोस्कोपिक एल्गाई है, बहुत छोटी तरीके से आपको यहाँ पर एल्गाई देखने को मिलती है। कहाँ पे पाई जाती है, जो साफ पानी होता है या मैरीन वाटर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये माइक्रो एल्गाई एक यूनिसेलुलर स्पीशी आपको देखने को मिल जाती है। ये एग्जिस्ट करती है एक साथ में, ग्रुप में होते हैं या फिर चेन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये जो माइक्रो एल्गाई है, ग्रीन एल्गाई, डायटम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इन स्पीशी के ऊपर ये डिपेंड करता है इनका साइज़। हो सकता है साइज़ काफ़ी बार काफ़ी बड़ा हो जाए, काफ़ी बार साइज़ इनका काफ़ी छोटा भी होता है। दोस्तों इस एल्गाई का जो कलर होता है वो ज़्यादातर यहाँ पर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, लेकिन रेड और ब्राउन कलर की भी ये जो एल्गाई है वो हमको नज़र आती है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, दूसरे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उनके दूसरे पेड़ पौधों में क्या होती है, उनकी जड़ होती है, उनकी ब्रांचेस होती हैं, डालियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं। ऐसा इस माइक्रो एल्गाई में कुछ नहीं होता। ठीक है, इनके पास ना ही कोई रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीव्स हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ज़्यादातर यहाँ पर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर कह सकते हो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने का काम करते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, इस माइक्रो एल्गाई का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला महत्व है कि इससे फूड चेन के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब ये जो माइक्रो एल्गाई है ये एक न्यूट्रिएंट का काम करता है, एक पोषण का काम करता है। और वो पोषण का काम किसके लिए करता है, जू प्लैंकटन हो गए, छोटी छोटी मछलियाँ हो गई, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो उनके लिए यहाँ पर एक प्राइमरी फूड सोर्स है। वो यहाँ पर इसको खाते हैं, खा के उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गाई है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल कार्बन को कैप्चर करने में भी है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, जो एनवायरनमेंट के अंदर में कार्बन प्रेजेंट है, पोल्यूशन प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर इसका एक बेनिफिट है। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा समुद्र के अंदर में जो ये कोरल रीफ्स पाई जाती है रंग बिरंगी, ये भी यहाँ पर इसी प्रकार के एल्गाई से माध्यम से जिंदा रहती हैं। वो जो एल्गाई होती है वो होती है जूजेंथेलाई एल्गाई। ठीक है, वो एल्गाई यहाँ पर इन कोरल रीफ को जान देती हैं, यानी कि जूजेंथेलाई और कोरल रीफ, ये इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो एल्गाई का ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन एल्गाई के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषण है, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी ह्यूमंस भी यहाँ पर इसको फूड सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एल्गाई हैं, 2 प्रकार की बताई जा रही हैं। एक है जिसका नाम है स्प्रुलिना और दूसरी है यहाँ पर क्लोरेला। तो ये 2 प्रकार की माइक्रो एल्गाई हैं जिनको यहाँ पर एक सप्लीमेंट के तौर पर भी कंज्यूम किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो माइक्रो एल्गाई क्या है, माइक्रो एल्गाई को हम लोग सीवीड्स के नाम से भी जानते हैं, या समुद्र में उगने वाला जो प्लांट है उसको ये भी बोला जा सकता है। ये रिप्रोड्यूस होता है, कोई फ्लावर, कोई रूट, कोई पत्ता, कुछ भी नहीं इसमें देखने को मिलता, ध्यान रखना है। इसको हम लोग अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये कभी कभी माइक्रो एल्गाई ना बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसका जो खतरनाक फॉर्म होता है वो पूरी तरह से झील के ऊपर में फैल जाता है और झील के ऊपर एक मोटी परत बना देता है, जिसकी वजह से झील के अंदर ऑक्सीजन वगैरह का कट डाउन कर देता है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से उस झील में जो अंदर प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, मछलियाँ वगैरह, वो मरने लगती हैं। तो ऐसा कंडीशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है, एक हद से ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हो जाना इस एल्गाई की, इस काई की एक हद से ज़्यादा ग्रोथ हो जाना, तब ये जहर बन जाती है उस पानी के लिए।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो एल्गल ब्लूम जो दोस्तों होता है, इसके कई सारे कलर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर भी होता है, येलो भी होता है, ब्राउन भी, पिंक भी और रेड कलर का भी जो ब्लूम है हमको ये देखने को मिल जाता है। नव आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में कति बिहू के बारे में बात की जा रही है और आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पर ये चर्चा में था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उन्होंने हाल ही में यहाँ पर कुछ विशेष कुछ यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं इस इम्पॉर्टेंट से ओकेजन पर। जो कति बिहू का यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल अभी हमको देखने को मिला है, असम में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो असम के लोगों को यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं प्रधानमंत्री जी की साइड से, इस वजह से ये चर्चा में। तो कति बिहू की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। असम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आपको पता होगा डेली बेसिस पे इस वीडियो में मैं आपको मैप दिखाता हूँ, और कल भी मैंने आपको आज से 1-2 दिन पहले काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ाया था, तब मैंने आपको असम का मैप भी दिखाया था। आज आपको एक काम करना है कि जो असम का मैप है वो उसको देखना है अच्छे से। असम से कितने स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, ज़रा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना है, ठीक है। तो कति बिहू असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कति का मतलब होता है कट, काट देना, ठीक है। और ये जो दिन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये रिमार्क करता है जो हमारी राइस होती है, यानी चावल के पौधे की बात कर रहे हैं। मैं देखो दोस्तों होता क्या है, कति बिहू चावल के पौधे के स्थानांतरण यानी कि उसके रीलोकेशन के समय मनाया जाता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा उत्साह, एक्साइटमेंट के साथ में, उमंग के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर में। तो इस कति बिहू को हम लोग कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। 2 प्रकार के और भी बिहू फेस्टिवल होते हैं जो असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक होता है भोगाली या माघ बिहू, इसको जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा होता है रोंगाली या बोहाग बिहू, जिसको अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और कोंगाली वाला ये यहाँ पर अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो तीनों बिहू के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ बात है इंपॉर्टेंस की। तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ खाने को नहीं होता। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लैंप वगैरह जलाकर, कैंडल्स जलाकर, दिए जलाकर, अपने घरों में लाइटनिंग की जाती है। इस प्रकार से आप देख पाओगे यहाँ पर जो पूजा वगैरह है वो भी की जाती है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो दिया वगैरह जलाया जाता है तुलसी के पौधे के पास में, क्योंकि यहाँ पे तुलसी जो प्लांट है, तुलसी का जो पौधा है, उसको काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है इस पवित्र से दिन पर। साथ ही साथ में लोग एक स्पेशल लैंप को भी जलाते हैं जिसका नाम है आकाशबंती, एक स्काई कैंडल को भी जलाते हैं अपने अपने खेतों के अंदर में। ये जो लैंप है इसके अंदर में मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है, ठीक है। बैम्बू पोल्स के ऊपर जलाया जाता है, ये आप देख पाओगे बांस का एक पोल है, उसके ऊपर इस तरीके से इसको जलाया गया है मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोस्तों इसको देख सकते हो। तो कति बिहू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है, तो आप बता देना। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है एथिक्स कमेटी के बारे में। तो पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है वो क्या होती है, अभी रिसेंटली चर्चा में आई है। क्या मैटर हुआ है मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में जो लोकसभा के स्पीकर हैं, है ना, उनके पास में कंप्लेंट आती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ में, ठीक है। महुआ मोइत्रा की बात की जा रही है, जो केस अभी चल रहा है उसी की डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जो एमपी हैं, उनकी कंप्लेंट यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के पास में आती है, और लोकसभा स्पीकर वो क्या करते हैं, उस कंप्लेंट को हाउस एथिक्स कमेटी को दे देते हैं कि एथिक्स कमेटी जो है, ये वाली कमेटी वो इस कंप्लेंट को देखेगी। तो इस वजह से एग्जामिनेशन के अंदर में जो एथिक्स कमेटी है वो चर्चा की जा रही है। तो पार्लियामेंट में कई सारी कमेटियाँ होती हैं, उसमें से एक एथिक्स कमेटी भी होती है। तो एथिक्स कमेटी दोस्तों बनाई गई थी पार्लियामेंट के अंदर में। अगर आप देखोगे इसका इतिहास, तो यहाँ पर इसको अक्टूबर 1996 में यहाँ पर तैयार किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो हमारा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी दोनों की खुद की अपनी अपनी एथिक्स कमेटियाँ हैं। जब बात करते हैं लोकसभा की एथिक्स कमेटी की दोस्तों, तो जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है, इसको सबसे पहली बार बनाया गया था साल 2000 में। इसमें कितने लोग हैं, तो 15 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, ध्यान रखना। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 15 मेंबर्स। और जो ये मेंबर्स होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर के माध्यम से। और जो टर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म होता है यानी कितने साल के लिए रह सकते हैं, तो लगभग कह सकते हो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 1 साल का टेन्योर होता है एथिक्स कमेटी के मेंबर्स का। इसी प्रकार से राज्यसभा की भी अपनी खुद की एथिक्स कमेटी होती है, इसको 1997 में बनाया गया था। इसके अंदर भी 10 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के माध्यम से। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको पता है ना, लोकसभा में भाई स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटी की, जिसको आप पढ़ते ही पढ़ते हो। और यहाँ पर भी आप देख पाओगे जो 10 मेंबर्स हैं राज्यसभा के एथिक्स कमेटी का, उनका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर ये दोनों कमेटियाँ बनाई गई हैं तो इनका मेन पर्पज़ क्या है। मेन पर्पज़ है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो मोरल और एथिकल कंडक्ट है, क्या कर रहे हैं, सही या गलत है, यहाँ पर उसको एक बार देखना, ठीक है। और जो एथिक्स कमेटी दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना,
ये केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गलत करता है, उसका मिसकंडक्ट है, तो उस बेसिस पर ये कमेटी जो है एक्शन लेती है। आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है ओरियोनेट मीटियोर शार के बारे में। ये मीटियोर शार जिसका बारे में थंबनेल में मेंशन कर रखा है, टूटते तारे, वो टूटते तारे नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर जो धूमकेतु होता है, जिसको हम कॉमेट बोलते हैं, उस कॉमेट के पीछे कई सारी डस्ट होती है, कई सारा कूड़ा होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो यहाँ पर आप कह सकते हो पृथ्वी वहाँ से पास से गुजर रही होती है, तो ऐसा सिनेरियो हमको नज़र आता है। लेकिन पृथ्वी में स्पेशली जो साउथ वाला पोर्शन है और नॉर्थ वाला पोर्शन है, साउथ में और नॉर्थ में से यहाँ पर इस प्रकार का सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। इससे कोई पृथ्वी को खतरा नहीं है, पृथ्वी से यहाँ पर ये कुछ टकरा नहीं रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी चर्चा में है यहाँ पर ये ओरियोनेट मीटियोर शार। तो ये जो मीटियोर शार है दोस्तों, बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलने वाला है 21 या 22 अक्टूबर को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ओरियोनेट मीटियोर शार क्या है? एक एनुअल फेनोमेना, हर साल इस प्रकार का जो इवेंट है वो होता है। इससे जो हमारा रात का पूरा आसमान है वो चमकने लगता है। हर साल अक्टूबर में इस प्रकार का फेनोमेना नजर आता है। ये कब बनता है? जब हमारी पृथ्वी कह सकते हो कि एक कॉमेट के पास से गुजरती है। उस कॉमेट का नाम है हेलिस कॉमेट। ठीक है, क्या नाम है? हेलिस कॉमेट। इसको हम लोग 1P हेली के नाम से भी जानते हैं। तो मान लो एक धूमकेतु है, जैसे देखो दोस्तों, एक होता है एस्टेरॉइड, यानी अंतरिक्ष में कई सारे रॉकी पार्टिकल्स हैं, चट्टान हैं, है ना, कंकड़ के टुकड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर कॉमेट होता है। कॉमेट धूमकेतु होता है जो कि कूड़ा है, डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट से बना है। गंदगी के साथ साथ यहाँ पर कुछ आइस वगैरह, बर्फ वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, उन सब से मिलकर बना हुआ है। तो जब वो चलता है ना, तो उसके पीछे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जब चल रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी और भी छोटी छोटी जो डस्ट है उसकी पूंछ बन के चलती रहती है। ठीक है, तो पूंछ बन के भी चलती रहती है इसके पीछे पीछे डस्ट, वो आपने ध्यान में रखना है। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कॉमेट है ना, ये सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, एवरी 76 ईयर्स में यहाँ पर ये जो सन का चक्कर लगाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके जो डस्ट है, इसके पीछे जो पूंछ बनी होती है सारे कंकड़ की, सारे डस्ट की, सारे कूड़े की, तो हर साल यहाँ पे जो हमारा प्लानेट है, हमारा जो पृथ्वी है, वो इसके पास से गुजरती है। तो हमारी पृथ्वी जब इसके पास से अक्टूबर के समय पर गुजरती है तो आसमान में कुछ इस प्रकार का सिनेरियो नजर आता है। यानी कॉमेट जा रहा है और कॉमेट के पीछे यहाँ पर ये सारा का सारा कंकड़ है वो यहाँ पे गुजर रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ गए? आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि ये मीटियोर शार क्या होता है। दोस्तों ये जो ओरियोनोइड्स वाला है, ये मीटियोर शार हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा। रात के समय पर जो हमारा पृथ्वी का ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा और साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, मीटियोर होता क्या है? तो जैसे हमारे मीटियोराइट्स होते हैं, हमारे जैसे देखो ऊपर कंकड़ के टुकड़े हैं, बहुत सारे रॉकी पार्टिकल है, डस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा अंतरिक्ष में। वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है हाई स्पीड से, जलकर ख़त्म भी हो जाते हैं, बहुत सारे ज़मीन पर गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर गिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, जैसे जैसे इनकी पोजीशन चेंज होती है इसके हिसाब से इनके नाम बदलते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्पेशल कॉमेट की, क्योंकि यहाँ पर एक फोकस किया गया कॉमेट के ऊपर में। तो कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु, उसके बारे में मैंने आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको समझा दी हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आपने कितने अच्छे से पूरे लेक्चर को सुना है। फाइनली आते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस के ऊपर। आपका टेस्ट लिया जा रहा है। स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस पहले मैं आपको बताऊंगा, आपने उसके आंसर हाथों हाथ देने हैं। लास्ट में एक साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दूंगा ताकि आप उसको रीमैच कर सको, चेक कर सको आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। और एट द लास्ट अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बात की जा रही है जनरल प्रोविडेंट फंड के बारे में। जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मैनी पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट, ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड है ये केवल और केवल, देखो ओनली वर्ड यूज किया है, केवल और केवल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। दूसरा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर इस जनरल प्रोविडेंट फंड में से अपनी सेविंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं जब उनका रिटायरमेंट होता है या फिर अगर वो सर्विस से रिजाइन करते हैं तब भी। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो जीपीएफ है ये मैंडेटरी है, ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और उनकी सैलरी से यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज काट के इस फंड में जमा किया जाता है। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है डिप्थेरिया के बारे में। तो डिप्थेरिया को लेकर दोस्तों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, डिप्थेरिया एक नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो बीमारी है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्टिंग रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज OCCRP को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है यूरोपियन यूनियन का। दूसरा स्टेटमेंट, इसका मेन मकसद है कि दुनिया भर में एक नेटवर्क को बना देना जिसमें सारे के सारे जर्नलिस्ट होंगे और उन जर्नलिस्ट की जो इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज हैं उनको पब्लिश करने का काम करना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों गलत हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ओरियोनिड मीटियोर शार के बारे में पूछा गया। ओरियोनिड मीटियोर शार को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये मीटियोर शार है ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी पृथ्वी एक कॉमेट के पास से गुजरती है जिसका नाम है हेलिस कॉमेट, और हेलिस कॉमेट के पीछे का जो कूड़ा होता है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार से। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो ओरियोनिड मीटियोर शार है दोस्तों ये एक एनुअल फेनोमेना है, हर साल अक्टूबर में इस प्रकार का जो इवेंट है वो हमको दिखाई पड़ता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे आपसे एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा के बारे में पूछा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अपनी अपनी एथिक्स कमेटी होती है। तो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये लोकसभा की एथिक्स कमेटी है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, यानी 5 साल तक वो मेंबर्स यहाँ पे बैठ सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जो लोकसभा की कमेटी होती है दोस्तों यहाँ पर एथिक्स कमेटी, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको नॉमिनेट करता है लोकसभा के स्पीकर। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। कति बिहू हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य के अंदर सेलिब्रेट करने वाला त्यौहार है, आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम आर्टिकल्स को बिल्कुल सही तरीके से और मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, वो तो हम लोग चेक करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। लास्ट वाले क्वेश्चन से हम लोग आंसर को कवर करना शुरू करेंगे, आप चेक करना और देखना क्या सही किया कितने गलत किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कति बिहू हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, कौन से राज्य का फेस्टिवल है, तो असम के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपसे पूछा गया एथिक्स कमेटी जो लोकसभा की है इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मेंबर्स का टेन्योर होता है वो 5 साल नहीं 1 साल होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसके जो मेंबर्स है वो स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं, तो बिल्कुल सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया ओरियोनिड मीटियोर शार को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है। वैसे यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हेलिस कॉमेट के पास से पृथ्वी गुजरती है तो उस प्रकार का सिनेरियो हमको नजर आता है। दूसरा, हर साल अक्टूबर में यहाँ पर ये जो फेनोमेना है वो हमको नजर आता है। फिर OCCRP को लेकर पूछा गया बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है, तो यहाँ पर केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये तो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हाँ बिल्कुल ये जो बॉडी है इसका मेन मकसद है दुनिया भर में एक प्रॉपर नेटवर्क को तैयार करना, जहाँ पे जर्नलिस्ट जो होंगे स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो बड़े बड़े क्राइम को एक्सपोज करेंगे और उनकी स्टोरीज को पब्लिश करने का काम करता है OCCRP। तो इस वजह से सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर डिप्थीरिया के बारे में बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है, तो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है, एक तो पहली चीज़ ये कॉन्टेगियस है, नहीं एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। दूसरा, यहाँ पर ये वायरस की वजह से नहीं बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वायरस नहीं बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, इसी वजह से पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो बीमारी है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलती है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर बताओ 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो GPF क्या केवल और केवल परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है, नहीं। आपको पढ़ाया था परमानेंट के साथ साथ जो हमारे टेम्पररी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी GPF होता है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो हो गया खत्म, बाकी बचे 2 स्टेटमेंट हमारे सही देखने को मिलते हैं GPF को लेकर, इस वजह से ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्या स्कोर आया है आपका, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोगों को अपना उत्तर देना है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।